चलिए आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का जो पोर्शन बाकी रह गया था उसको कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ यूज देख लिया था। लास्ट एग्जांपल में हम लोग अगर एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है अगर वाटर वेव की जो वेलोसिटी होती है, अगर वो वेवलेंथ, वाटर की डेंसिटी रो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, तो इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर की वेलोसिटी है, जैसे पिछले एग्जांपल में भी देखा हम लोगों ने, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे। तो क्या लिखेंगे, वेवलेंथ टू द पावर x इसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वेवलेंथ के किस पावर के साथ प्रोपोर्शनल है। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, रो की पावर क्या लिख देंगे यहाँ पर, y, एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द पावर z। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर इन तीनों को कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर x, रो टू दी पावर y एंड g टू दी पावर z। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को लेट से मैं क्या बोल दे रहा हूं, k बोल दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, लैम्डा टू दी पावर x, रो टू दी पावर y एंड g टू दी पावर z। ये हमारे पास इनके बीच का रिलेशन आएगा। बस हमारा अगला टास्क होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे ही हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हमारा आंसर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन कंपेयर करेंगे और उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजों का डायमेंशन लगभग हमें पता है। भी क्या है, वेलोसिटी है, कि यहाँ डायमेंशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि डायमेंशन लेस हमें लेना है। ये आगे हम लोग देखेंगे भी, लिमिटेशंस में भी आएगी। अगर इस के का डायमेंशन हो गया तो ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे उसको। तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ यानी कि इसको, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। रो का यूनिट पता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिखे तो क्या होगा, v का एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेमडा वेवलेंथ है, इसका डायमेंशन लिखे तो क्या लिखेंगे, एल टू दी पावर एक्स। रो हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, मास का तो m होता है, वॉल्यूम का एल क्यू, m एल टू दी पावर -3 हो जाएगा क्या, ये इसका पावर कितना, y। एंड g क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, इसकी पावर कितनी, z। इसको रीअरेंज करके चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m टू दी पावर 0 एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं ना। कंपेयर करना है इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। यहां पर देखिए m यहां पर इक्वल मुझे दिख रहा है, m की पावर कितनी है, m टू दी पावर y, m टू दी पावर y। l की बात करें हम लोग तो यहाँ पर l टू दी पावर x है, यहाँ l टू दी पावर -3y है, और यहाँ पर l टू दी पावर -2z है। सॉरी l टू दी पावर, हाँ l टू दी पावर नहीं, 2z नहीं है, 1z सिंपली। तो कितना हो जाएगा, l टू दी पावर यहाँ से x, यहाँ से कितना है -3y, और यहाँ से बात करेंगे 1 है, ये z मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कितनी है, +z। ये l की पावर हो गई हमारे पास। अब बात करेंगे t की, t की इधर पावर देखें और कहीं नहीं है, यहीं पे है केवल, t टू दी पावर -2z, ये वैल्यू है ना। अब क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे हम लोग और उनके पावर कंपेयर करेंगे। इधर देखिए m टू दी पावर 0 है, यहाँ m की पावर कितनी है, y। तो बाई कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0, ये चीज कंपेयर करके लिखी जा सकती है। फिर यहाँ देखिए l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर कितनी है, x -3y प्लस z। तो x -3y प्लस z, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आ रहा। फिर t की पावर कंपेयर करेंगे, यहां पर t की पावर कितनी है, -1 है, इधर t की पावर कितनी है हमारे पास, -2z। तो कितना लिखेंगे हम लोग, -2z इक्वल टू -1, यानी कि z इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2।
तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, z की वैल्यू हाफ हो गई। y और z की वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ये दोनों वैल्यू रखिए तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x माइनस 3 इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 0 प्लस जेड, जेड की जगह पर कितना, हाफ, इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये टर्म तो क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है यहां से, x इक्वल टू ये 0 ये हाफ, उधर जाएगा तो 1 माइनस हाफ, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो हमारे क्या रिलेशन मिल गया, हमारे पास ये रिलेशन था ना, तो इस रिलेशन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं हमारे पास। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, v इक्वल टू के लेमडा टू दी पावर x, यानी कि लेमडा टू दी पावर x की वैल्यू कितनी, हाफ, रो टू दी पावर y, रो टू दी पावर 0 एंड g टू दी पावर z, g टू दी पावर z, z की वैल्यू भी कितनी है, हाफ है। तो रो टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली देखिए हमारे पास v इक्वल टू क्या आ गया, के लेमडा टू दी पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट लेमडा, जी टू दी पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट जी। तो ये टर्म कितना हो गया, के रूट लेमडा इंटू जी, के रूट लेमडा इंटू जी। यहां से हमारे पास v की वैल्यू होगी, यहीं पे नीचे लिख लेता हूं मैं, के रूट लेमडा इंटू जी, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। समझ में आ रहा है ये। अच्छा, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, लास्ट में उसको हम लोग लिमिटेशंस में देखेंगे भी। अगर यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है के, इसका अगर डायमेंशन होता, अभी हम लोग इसका डायमेंशन नहीं ले रहे हैं ना, तभी हम लोग ये प्रूव भी कर पा रहे हैं। अगर कोई ऐसा रिलेशन जिसमें ये जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है इसका डायमेंशन होगा, तो वो रिलेशन हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। तो लिमिटेशंस हम लोग इसके साथ साथ ही देखते चल रहे हैं और लास्ट में सबको क्या करेंगे, एक जगह कलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे अगर हमें 9th क्लास में जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशन वाला, अगर हमें ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अगर डिराइव करना हो किसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से, और हमें केवल ये दिया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, दोनों बॉडी के मास पे बोला जाए, पहली बॉडी दूसरी बॉडी दोनों के मास पे m1 m2 पे, और उन दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करे, और तब हम लोग अगर डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसका लॉजिक ये है कि ये जो g है, हम लोग इसका डायमेंशन निकाले भी हैं, ये g कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, याद है ऐसे लिखते थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये जब कंबाइंड होता था तो क्या करते थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब ये हटता था तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आता था। तो ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है और ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप फाइंड आउट करने चलते हैं तो आप अभी तक जो करते आए हैं इसका डायमेंशन नहीं लेते थे, और ये डायमेंशन है यहाँ पर, तो आप जो वैल्यू निकालोगे ना वो इस फॉर्मेट में आएगा ही नहीं। ये आप करके भी देख सकते हो, तो ये इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस में जो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो अगर जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है वो अगर डायमेंशनलेस नहीं हुआ तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर पाएंगे उस केस में। ठीक, अब हम लोग इसमें का ना एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखेंगे। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उनके बीच का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ फोर्स F, velocity v and time t are taken as fundamental quantity,
फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास, फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास हमें बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन दोनों लगभग सिमिलर है, बस लैंग्वेज में चेंज है। इधर देखिए किसी भी क्वांटिटी का जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, जैसे हमसे बोला जाए एक्स रिलेशन का आपको डायमेंशन लिखना है, तो एक्स रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्स रिलेशन को फर्दर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके टर्म में तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और फाइनली हम लोग उनके टर्म में इसका यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लेंथ वाला होता है और ये टाइम का, फंडामेंटल पे पहुंच गए ना, ये फर्दर रिजॉल्व नहीं होंगे। और इसका डायमेंशन की बात करें तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एल टी माइनस टू। तो एक्सलेशन जो डेराइव्ड क्वांटिटी है इसका डायमेंशन, ये यूनिट की बात करें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर आपको क्या बोल दिया गया, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये फंडामेंटल है नहीं, इनको अगर यूज किया जाएगा, इसको एज्यूम किया जाए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमें मास का डायमेंशन बताना है। यानी कि जिसका भी डायमेंशन बताना है, मास को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, यही होता है ना। जैसे एक्सेलरेशन का हमें डायमेंशन लिखना है तो एक्सेलरेशन को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में ही लिखा ना। ठीक उसी तरह मास का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है और ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या हमें करना है, मास का इनके साथ रिलेशन बताना है। मास अगर इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उनके फॉर्म में इसको लिखना है। यानी कि ये पिछले तरीके वाला क्वेश्चन ही हो गया। तो क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, क्या लिखेंगे हम लोग इनको, मास इज m is directly proportional to f to the power x, m is directly proportional to v to the power y, and m is directly proportional to t to the power z। t यहाँ पर टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हो गया। तो ये इनके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, m is directly proportional to f to the power x, v to the power y and t to the power z। जब ये हटेगा प्रोपोर्शनलिटी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ इसको k बोल दे रहा हूं मैं, k f to the power x, v to the power y and t to the power z। अब इसके बाद का काम तो यहाँ क्लियरली देख लीजिए, मास को हम लोगों ने क्या किया, मास को हम लोगों ने एफ, भी और टी के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारा अगला टास्क होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो हम लोग इसका डायमेंशन लिख सकते हैं एफ भी टी के टर्म में। समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको, इसका पहले डायमेंशन लिख लीजिए, जो हमें तरीका पता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। इधर इसका डायमेंशन एम, राइट हैंड साइड में ये तो के है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डायमेंशनल एनालिसिस में इसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट नहीं किया जाता, डायमेंशन है ही नहीं। एफ का डायमेंशन क्या होगा, एफ मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना, एम एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, पावर में कितना एक्स। भी क्या है, वेलोसिटी है, क्या होगा इसका डायमेंशन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, पावर क्या होगा वाई। और यहां बात करेंगे कितना, टी टू दी पावर जेड, टी टाइम है तो ये हमारे पास टी टू दी पावर जेड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना, हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टू दी पावर जीरो, टी टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या होगा हमारे पास, m का एक ही जगह पर है, m टू दी पावर x। l की पावर की बात करेंगे तो l की पावर यहाँ पर तो x है, यहाँ पर कितना है y है, ऐड हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में है तो, और कहीं पे नहीं है। t की बात करेंगे, t की पावर यहाँ पर कितना माइनस टू एक्स, यहाँ पर कितना है माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है z, ये t का पावर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन कंपेयर करेंगे हम लोग। कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए m की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर m की पावर x है। कंपैरिजन के बाद क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा? इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, इधर l टू दी पावर कितना है 0 है, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर इसको देखिए, इस t का पावर राइट हैंड साइड में कितना है माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका पावर कितना है 0 है। कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म कितना 0। अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू तो 1 है, ये वाली वैल्यू इसमें रखिए,
रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू, उसको उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा क्या, तो x इक्वल टू तो 1 आ गया, y इक्वल टू -1। ये दोनों वैल्यू क्या कीजिए, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो हमें मिल जाएगा रिलेशन, कितना आ जाएगा, -2x, x की जगह पर कितना 1, माइनस y की जगह पर -1, प्लस z इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया -2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1, तो यहां से हमारे पास आ गया z -1, z -1 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई, z इक्वल टू 1। यहां से देख सकते हैं हम लोग हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू +1। अब इनकी वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, क्या क्या रिलेशन मिल जाएगा, इधर मिटा दे रहा हूं मैं, m इक्वल टू k f टू दी पावर x यानी कि 1, v टू दी पावर y -1 एंड t टू दी पावर z यानी कि इसकी पावर 1। तो ये हमारे पास इनका रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है। तो डायमेंशन अगर लिखना है, डायमेंशन ऑफ m, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी ही है तो k डायमेंशनलेस, तो कैसे लिखेंगे इसका डायमेंशन, कैपिटल ब्रैकेट में f की पावर 1, v टू दी पावर -1 एंड t टू दी पावर 1। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और इसमें डायमेंशन की बात करेंगे तो 1 इन f, -1 इन v एंड 1 इन t, ये इसके डायमेंशन हो गए, समझ में आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पे और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास अगर दिया हुआ है, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इफ एनर्जी E, velocity V एंड टाइम t, इन तीनों को क्या बोला गया, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड dimensions of सरफेस टेंशन। इसका मुझे डायमेंशन निकालना है सरफेस टेंशन का। अब सरफेस टेंशन आपको नहीं पता है तो मैं सरफेस टेंशन यहां बता देता हूं होता क्या है। सरफेस टेंशन को लेट से मैं एस से लिख दे रहा हूं, एस और टी दोनों वर्ड यूज होता है, टी तो यहां पर लिखा हुआ है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया। अभी के लिए इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सरफेस टेंशन क्या बोला मैंने, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी से हम लोग का काम हो जाएगा। हमें तो केवल यूनिट पता होना चाहिए ना, कितना हो जाएगा, या इसका यूनिट दे देगा, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, तो भी हमारा काम हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज लेट से हमारे पास गिवन है ये। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना है, और ये फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि सरफेस टेंशन को इनके फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया कि सरफेस टेंशन अगर एनर्जी ई, वेलोसिटी वी और टाइम टी पे डिपेंड करता तो हम लोग इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते थे। बिल्कुल सेम चीज है, तो क्वेश्चन वही है हमारे पास। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सरफेस टेंशन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर एक्स, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू दी पावर वाई एंड एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर जेड। बस कर देंगे, काम खत्म। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको कंबाइन करेंगे तो e टू दी पावर x, v टू दी पावर y एंड t टू दी पावर z। ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, लेट से कांस्टेंट को k से लिख दे रहा हूं मैं। ये वैल्यू कितनी, e टू दी पावर x, v टू दी पावर y एंड t टू दी पावर z। अब हमें बस ये रिलेशन यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल देनी है, बाकी का काम तो हमें पता ही है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, उनको इक्वेट करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका डायमेंशन लिखें तो ये सरफेस टेंशन है, क्या बोला गया, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ है, एल हो जाएगा ना, तो ये एल को चाहो तो आप ऊपर भेज सकते हो, ये एल एल क्या हो गया, गायब हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो के का यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये डायमेंशनलेस, जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है इसमें इसको डायमेंशन लेस ही हम लोग मान के बनाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा इसका डायमेंशन हो जाएगा तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये इसकी लिमिटेशन में आता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। ई एनर्जी है, ई एनर्जी है तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, वैसे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट वाला ऐड कर देना है, तो फोर्स का तो पता है कितना, एम एल टी माइनस टू, और इसमें डिस्प्लेसमेंट एल वाला टर्म और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया एनर्जी का, इसकी पावर एक्स। वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, डायमेंशन एल टी माइनस वन मीटर पर सेकंड, पावर ये वाई, और ये टी क्या है, टाइम है, टी टू दी पावर जेड। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए बस और सॉल्व करना है। बस आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन और पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे डिपेंडेंसी वाला, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, इधर क्या है, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टी टू दी पावर माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है, एम एक ही जगह पर है तो क्या लिखेंगे इधर, एम टू दी पावर एक्स, एम टू दी पावर एक्स। एल को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एल टू दी पावर टू एक्स है, यहाँ 2x है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है एल पावर में y है तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, t टू दी पावर माइनस टू एक्स, और यहाँ पर t टू दी पावर z, और कहीं पे t नहीं है ना, नहीं t यहाँ भी है, t टू दी पावर माइनस टू एक्स, यहाँ देखेंगे तो t टू दी पावर माइनस वाई, और यहाँ पर बात करेंगे तो t टू दी पावर z। समझ में आ रहा। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर देखिए m का पावर क्या है, 1 है, यहाँ m का पावर क्या है, x है, कंपेयर करने पे क्या मिल गया, x इक्वल टू 1। यहाँ पर l है नहीं, यानी कि l टू दी पावर क्या है, 0 है, इधर l का पावर कितना है, 2x प्लस वाई, तो अगला रिलेशन क्या मिला, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या मिलने वाली है, इसका पावर इधर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ इधर साइड में t का पावर कितना है, माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, ये हमारे पास टर्म हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास सॉल्व कर देना है। अब मन करे तो इक्वेशन नंबर बोल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके निकालिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू इसमें रखिए, इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाने वाला है, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू माइनस टू, समझ में आ रहा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टू। ये दोनों वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर रख दें हम लोग तो क्या मिल जाने वाला है, ये हो गया माइनस टू इंटू 1 माइनस वाई की जगह पर कितना, माइनस टू प्लस जेड इक्वल टू माइनस टू। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये माइनस टू गायब हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो z की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, z की वैल्यू, या ऐसे भी देख दीजिए माइनस टू ये प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z की वैल्यू कितनी, माइनस टू आ गई। तो हमें x y z तीनों वैल्यू पता हो चुकी हैं। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सरफेस टेंशन रखें वैल्यू, तो हमारे पास इस इक्वेशन में रखिए वैल्यू कितनी, ये k e टू दी पावर x, पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं, e टू दी पावर x, तो e की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तो e टू दी पावर 1, v टू दी पावर y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस टू, v टू दी पावर माइनस टू, एंड यहां बात करेंगे हमारे पास t टू दी पावर क्या है, z है, z की वैल्यू माइनस टू, तो क्या लिखेंगे, t टू दी पावर माइनस टू। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, किसका, s का। और मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, जहां पर ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले में k को क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर, डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या लिखेंगे,
डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एस कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो लिखेंगे e टू दी पावर 1 v टू दी पावर -2 एंड t टू दी पावर -2। समझ में आ रहा? ये इसका आंसर हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट यूज हम लोग देख सकते हैं क्या है, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। ऑल्दो हम लोग ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, फिर भी अगर हम लोग एक दो एग्जांपल देखें, हम लोग किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर हमें रिलेशन पता है तो। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में देखा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमें डायमेंशन निकालना हो तो हमें रिलेशन क्या पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ से अगर हमें G का डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले तो बात करेंगे, G को लिख क्या सकते हैं, G को लिख देंगे हम लोग F(r²) डिवाइडेड बाई m1 m2। तो हमें अगर G का डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन ऑफ G क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ r² डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ m1, डायमेंशन ऑफ m1 इंटू डायमेंशन ऑफ m2। यही होने वाला है ना। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन mLT-2। ये तो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होता है ना, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये लेंथ है यानी कि l, और ये स्क्वायर है तो ये l² हो जाएगा डिवाइडेड बाई m1, ये मास है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m होगा, और इसका भी डायमेंशन क्या होने वाला है, ये भी डायमेंशन m होगा। तो कितना हो जाने वाला है, ऊपर टर्म a का एक ही है, नीचे क्या है m² है, कितनी वैल्यू हो जाने वाली है m टू दी पावर -1। l की बात करेंगे तो l का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, और नीचे में l का कोई टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी l टू दी पावर 3। t की बात करेंगे, नीचे कोई टर्म नहीं है, l टू दी पावर t टू दी पावर -2, और कहीं पे कोई टर्म नहीं है, t टू दी पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमें कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उसका अगर डायमेंशन निकालना हो तो बस हमें केवल रिलेशन पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे विस्कस फोर्स, जब पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड में तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर लिक्विड लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। F भी लिख दे रहा हूं मैं विस्कस फोर्स के लिए, वहां पर हमें पढ़ाया जाएगा, इसकी वैल्यू होगी ईटा ए dv बाई dx, ईटा ए dv बाई dx। अब इस रिलेशन में हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करना। ये क्या है, ये तो विस्कस फोर्स है, ये क्या है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हो गया हमारे पास, ए जो है ये एरिया है, ए क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया लिया जाता है, और dv बाई dx ये जो है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी x के साथ कैसे कैसे v की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऊपर वाला तो वेलोसिटी है और नीचे वाला क्या है, दूरी है। ये वाली हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट खैर हम लोग को इससे मतलब नहीं है वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या है, हमें तो केवल मतलब है ऊपर वाला वेलोसिटी है और ये x क्या है, x जो है वो लेंथ है, बस हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ ईटा के डायमेंशन की बात करें तो यहाँ इस वाले साइन से कुछ लेना देना है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो f, और ये वाला फैक्टर कितना, a वाला टर्म नीचे, और ये dv बाई dx का फैक्टर भी किधर, नीचे। तो अगर हमें ईटा का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ ईटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ dv बाई dx, यही टर्म होने वाला है ना। अब इन सबके डायमेंशन हमें पता है, f का डायमेंशन mLT-2, एरिया है, एरिया का क्या होगा, l² हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या, l², इसका डायमेंशन l², और ये टर्म क्या है, dv बाई dx, ये वेलोसिटी है और ये लेंथ है, हमारे पास दूरी है, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा LT-1, और नीचे में ये टर्म कौन सा, डिवाइडेड बाई l। समझ में आ रहा, तो ये l क्या कर देगा, इसको गायब ही कर देगा, तो क्या बचने वाला है इसका डायमेंशन, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देखिए m अकेले है तो m का पावर 1, l का देखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा, ये l² बचा है, और ऊपर l है तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो l टू दी पावर -1,
और टी की बात करें तो टी नीचे दिख रहा है मुझे -1 और ऊपर में कितना -2, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी टी टू दी पावर -1। ये डायमेंशन हो गया किसका हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इस तरह से हम लोग कोई भी हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस थे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस की। हम लोगों ने क्वेश्चन बनाते समय भी देखा था, जो भी लिमिटेशंस थे उनको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, अब उनको एक जगह हम लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं। सबसे पहला लिमिटेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा भी था, कोई अगर रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो फिजिकली भी क्या हो, करेक्ट हो। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे अगर हम लोग बात करें S = UT + AT², ये रिलेशन अगर हम लोग निकालें तो ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा, लेकिन हमें पता है कि ये रिलेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ पर हाफ का टर्म भी आता है, लेकिन ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज यहाँ जो ये एक्चुअल में जो कांस्टेंट आएगा ये डायमेंशनलेस है हमारे पास, और डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं, इसीलिए ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट तो आ जाता है, लेकिन अभी ये क्या है, एक्चुअल में फिजिकली इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास करेक्ट हो भी रही है फिर भी हम लोग नहीं बता पा रहे हैं कि वो फिजिकली करेक्ट है, ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाएगी। जबकि लेकिन इसका एक एडवांटेज था कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो क्या होगा, फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। दूसरी लिमिटेशन इसकी देख रहे हैं हम लोग, जो भी हमारे पास रिलेशन होते हैं जिनको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच का, अगर वो प्रोडक्ट टाइप नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले नहीं है हमारे पास, तो वो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये रिलेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, ये रिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को जैसे यहाँ पर जो हमें तरीका दिया गया था बताने का, क्वेश्चन होता तो क्या दिया जाता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, यही दिया जाता। तो हम लोग इसको लिखते कैसे, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U टू दी पावर X, S is directly proportional to A to the power Y, S is directly proportional to T to the power Z। तो इनको कंबाइंड करके जो हम लोग रिलेशन लिखते, S is directly proportional to U to the power X, A to the power Y, T to the power Z, और फाइनली इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो जो रिलेशन हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं वो कैसे आएगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है हम लोग उसके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के फॉर्म में उनको लिख सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं। तो कोई भी फिजिकल रिलेशन जिनके बीच में हमारे पास क्या हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ वो रिलेशन जुड़ा हुआ है, वो रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट लिमिटेशन है, इससे हम लोग जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें बस ये पता है कि ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लोगों ने अभी पिछले बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जहां पर हम लोग ये चीज, जैसे टाइम पीरियड का हम लोगों ने देखा था तो क्या निकला था, K/√L/G, यहाँ से इस K की वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू होती है। तो ये इसके लिमिटेशन में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जितने डायमेंशन, अगर कोई रिलेशन में डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है, डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन आता है, तो वो सारे एक्सप्रेशन हम लोग इसके हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग को पता है किसके किसके डायमेंशन नहीं होते हैं, जितने ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो हैं सब डायमेंशनलेस होते हैं, जो भी हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है वो डायमेंशनलेस होता है, नेचुरल एक्सपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ट्रिग्मेट्रिकल टर्म आ रहा है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये रिलेशन, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, वो सारा रिलेशन इससे डेराइव्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग SHM की इक्वेशन पढ़ते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा, x = a sin ω/t, ये एक्सप्रेशन अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिड्यूस करना हो तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर sin ω/t का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस ही होगा, तो आप लिखने चलोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी रिलेशन जिसमें ये सारे जो डायमेंशनलेस वाले टर्म है ये अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग डिराइव्ड नहीं कर पाएंगे डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लिमिटेशन हो जाती है, कोई एक्सप्रेशन जिसमें जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा है अगर उसका डायमेंशन है
वो चीज भी, वो रिलेशन भी हम लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा भी था, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से ये रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर जी का डायमेंशन है, जी डायमेंशनलेस नहीं है। और डायमेंशनल एनालिसिस में याद कीजिए, हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे, जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा था उसका डायमेंशन नहीं ले रहे थे, उसको डायमेंशन लेस मान रहे थे। तो कोई एक ऐसा फिजिकल रिलेशन जिसमें ये जो फिजिकल कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, इसका अगर डायमेंशन होता है तो वहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। हम लोग इस एक्सप्रेशन को डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एसआई प्रीफिक्सेस की। फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसका रेंज बहुत लो वैल्यू से लेके काफी हाई वैल्यू तक हो सकता है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, और अगर आप स्टार के मास की बात करें, अर्थ के मास की बात करें, तो काफी ज्यादा है हमारे पास। तो इन मैग्नीट्यूड को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट में प्रीफिक्स यूज करते हैं 10 की पावर्स में। तो जो स्टैंडर्ड हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है, जो नहीं पता है उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, और उनके सिंबल प्रॉपर याद रखे रहिए, जब भी यूज होगा हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे टेरा फेमिलियर भी है, आजकल सब लोग बहुत हार्ड डिस्क यूज करते हैं, टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, ये सब टर्म आप यूज करते हो अभी ना यूज करते हुए भी। टेरा को टी से लिखेंगे हम लोग, सिंबल यूज होगा हमारे पास 10⁻12 है इसका मल्टीप्लायर। गीगा की बात करेंगे, इसको गीगाबाइट, ये भी आप यूज करते हो खूब, कैपिटल जी से लिखेंगे, 10⁻9 इसका मल्टीप्लायर होगा। मेगाबाइट, ये सब टर्म, ये सब फेमिलियर है सबको, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो। मेगा की बात करें, कैपिटल एम से लिखेंगे, मल्टीप्लायर 10⁻6 होगा। ये सब तो पता ही है, किलो, ये सब यहाँ तक। जो आपको कम पता है उनको ध्यान में रखे रहिए, उनका सिंबल याद रखे रहिए। जैसे मिली तक का तो पता ही होता है, माइक्रो वाला भी आप कम यूज कर रहे थे अभी तक, क्लास 10 तक। तो माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो के लिए सिंबल हो जाएगा ये म्यू का, और मल्टीप्लायर होगा 10⁻6। नैनो का स्मॉल एन से लिखेंगे, 10⁻9 मल्टीप्लायर होगा पी को, स्मॉल पी से लिखा जाएगा, मल्टीप्लायर 10⁻12। फेम्टो एफ से लिखेंगे, मल्टीप्लायर 10⁻15 होगा। ये जो फेम्टो है, एटॉमिक साइज हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग फर्मी भी नाम से लिखेंगे, क्या बोलेंगे, फर्मी। तो फर्मी ऑर्डर का भी हमारे पास आएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग